हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर एंड होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी हैव द टॉपिक पोटेशियम एक्सिस हाइपरकैलेमिया। ऑलराइट, सो पोटेशियम एक्सिस का अनदर नेम हाइपरकैलेमिया है। हम इसे हाइपरकैलेमिया के नाम से भी जानते हैं। अब हाइपरकैलेमिया क्या होता है? ऑलराइट, सो अर्लियर लेक्चर में हमने पोटेशियम इम्बैलेंस मींस की पोटेशियम डेफिशिएट हाइपोकैलेमिया के बारे में लिखा था। कैलेमिया रेफर टू दी पोटेशियम। ऑलराइट, सो पोटेशियम को हम मेडिकल टर्म में कैलेमिया बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में कैलेमिया। हाइपर हाइपर उस टर्म में हम यूज करते हैं जब इंक्रीज होता है। हाइपो मतलब कि डिक्रीज होना, इम्बैलेंस इधर इंक्रीज हो जाना या फिर डिक्रीज हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? इम्बैलेंस। राइट, तो अब यहाँ पर हमने अर्लियर लेक्चर में हमने देखा था डेफिशिएट के बारे में, मीन्स कि कम होना। अब यहाँ पर पोटेशियम का जो नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। सो हाइपरकैलेमिया क्या है? एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका एलिवेटेड लेवल ऑफ आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होना। टिपिकली यूजुअली कितना हो सकता है? मोर देन 5। अब इसका नॉर्मल जो रेंज है वो कितना है? 5 तक है। तो ये 5 से ज़्यादा होना मिली एक्विवेलेंट पर लीटर, हम इसे किस में मेजर करते हैं? मिली एक्विवेलेंट पर लीटर में। हाँ, तो 5 से मोर देन होना, ज़्यादा होना पोटेशियम का, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर कैलेमिया। ऑलराइट, आई होप गॉट इट। इसके बाद क्या? पोटेशियम इज द वाइटल। अब ये आपका एक महत्वपूर्ण एक वाइटल होता है आपके, किसके लिए? आपका नॉर्मल सेल के फंक्शनिंग के लिए, स्पेशली फॉर मसल्स हो गया, नर्व्स हो गया, एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग आपका हार्ट रेट। राइट, तो ये आपका जो भी आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, आपकी कार्डियक मसल्स हो गई, आपकी स्केलेटल मसल्स हो गई, आपका मूवमेंट हो गया, सेल्स की फंक्शनिंग हो गई, टिश्यू की फंक्शनिंग हो गई, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ऑलराइट, इवन हार्ट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट ये एक इम्पोर्टेंस आपका महत्वपूर्ण आपका एक वाइटल एलिमेंट है। सो एक्सेस अब जब ये इंक्रीज होता है तो क्या होगा? जैसे कि हमने देखा कि ये मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, मसल्स एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब इनकेस इसका लेवल इंक्रीज होता है तो लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? आपको सीरियस आपको कार्डियक अरिथमियास हो सकता है। अरिथमिया मीन्स कि आपकी जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी से वो इंक्रीज हो जाना। एंड इसके अलावा भी आपको अदर लाइफ थ्रेटनिंग आपको कंडीशन हो सकती है इफ यदि हम इसे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो हमको इसके अलावा भी कार्डियक अटैक आ सकता है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है। कार्डियक अरिथमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट में भी पेशेंट हमारा या कोई भी पर्सन जा सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज द वाइटल, दिस इज द इम्पोर्टेंट बेसिक एलिमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट है और ये इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल्स होता है आपके हार्ट के लिए। सो दैट इसका नॉर्मल रेंज में होना बहुत ही नेसेसरी होता है। जब भी हम इसका इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं या कभी भी हम इनकेस हॉस्पिटल में आपका कोई पेशेंट है और आपको वहाँ पर एडमिट करना है तो हम इसे इमीडिएटली कभी भी पुश नहीं करते हैं, हम इसको सिरिंज पंप के थ्रू हम इससे बिल्कुल स्लोली एंड ग्रेजुअली देते हैं। ऑलराइट, सो इसका इम्पोर्टेंस होना, मेंटेनेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि कब आपका हाइपर कैलेमिया के जो कॉजेस है, मतलब वो क्या है कि भाई किस रीजन से आपको हाइपर कैलेमिया हो सकता है। तो कुछ कॉजेस हैं जैसे कि आपका इंक्रीज इनटेक, आप खाने में ज़्यादा ले रहे हैं तो उस वजह से ऑब्वियसली बात है हो सकता है। डिक्रीज एक्सर्शन, अब आप ले तो नॉर्मल रेंज में रहे हैं पर वो बॉडी से आपका एक्सक्रेट नहीं हो पा रहा, तो एक्सक्रेट नहीं होने की वजह से भी आपको हो सकता है शिफ्ट ऑफ पोटेशियम, आपका जो पोटेशियम वो शिफ्ट हो रहा है सेल से कहाँ पर? आपका ब्लड स्ट्रीम में। ये कॉज से भी हो सकता है। कुछ कॉमन कॉजेस इंक्लूड हैं जैसे कि डिक्रीज रीनल एक्सेशन। अब रीनल जो आपकी किडनी क्या होती है, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर करके एक्सक्रेट करती है, या जो भी अननेसेसरी होता है, जो ज़्यादा अमाउंट होता है उसको होम्योस्टेसिस बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूरिन के थ्रू आपका एक्सक्रेट कर देती है, बाहर निकाल देती है, रिमूव कर देती है। तो किडनी ने डिक्रीज कर दिया उसका फंक्शन एक्सक्रेट करने का, तो उस कंडीशन में हो सकता है। अनदर आपका एक्यूट और क्रोनिक, आपको कोई भी किडनी डिसीज है, किडनी आपका फेल्योर है, रीनल फेल्योर है, तो उसमें हो सकता है। इधर आपका एड्रिनल इनसफिशियंसी है, मींस एडिसन डिसीज, जिसको एडिसन डिसीज के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है? आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो इनसफिशियंस मात्रा में आपका कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिक हो, तो ये
हार्मोन को कम रिलीज करना शुरू कर देती है, तो उस रीजन की वजह से हो सकता है। कुछ आपकी मेडिकेशंस होती है, मेडिकेशन वो भी आपकी किडनी में पोटेशियम को इम्पेयर करती है, बैलेंस करती है एक्सरसन में, लाइक आपका पोटेशियम स्पेरिंग हो गया, डायूरेटिक हो गया, एसी इनहिबिटर हो गया, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो गई। तो ये जो ड्रग होती है इनके इफेक्ट की वजह से, इनके अफेक्ट की वजह से भी आपको हो सकता है। सो दिस इज द रीनल कॉज, जो हमने फर्स्ट कॉज देखा कि रीनल एक्सर्शन की वजह से ये हो रहा है कि रीनल जो है वो कम एक्सक्रेट कर पा रही है, दैट इज द रीजन कि इस वजह से ये हो रहा है। अगला है हमारा सेकंड इज द इंक्रीज पोटेशियम इंटेक। अब भाई आप खाने में पोटेशियम ज़्यादा ले रहे हो, किडनी सब कुछ आपका बराबर इंटरनल स्ट्रक्चर काम कर रही है, पर आप खाने में कुछ ऐसी डाइट ले रहे हो या फिर आप आईवी के थ्रू कुछ ले रहे हो, सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हो जिसमें पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो भी आपका इन हो रहा है, आपकी बॉडीज के अंदर जा रहे हैं, पर वो उतना एक्सक्रेट नहीं हो पा रहे हैं। तो एक्सेसिव डाइटरी पोटेशियम हो गया, आप ऐसा सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप आईवी ले रहे हो कंटिन्यूस, आपको पोटेशियम क्लोराइड का आईवी चल रहा है, ओवरलोडेड हो गया, तो वो भी एक रीजन हो सकता है आईवी फ्लूइड हुई। अनदर रीजन है थर्ड वन इज दी शिफ्ट फ्रॉम द इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब आपका जो पोटेशियम है वो शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट कहाँ से हो गया आपका, शिफ्ट फ्रॉम इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर। वो सेल के इनसाइड होना चाहिए थी तो वहां पर वो फंक्शनिंग प्रॉपर करता, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका टिश्यू डैमेज होना है। एग्जांपल आपका किस वजह से हो रहा है, मतलब टिश्यू डैमेज होने की वजह से, लाइक आपका ट्रॉमा हो गया, बर्न हो गया, हीमोलाइसिस हो गया, तो इस रीजन की वजह से आपको हो सकता है। सम ऑफ द एसिडोसिस की वजह से हो सकता है। एसिडोसिस में क्या होता है, एक्चुअली जो आपके H+ आयन होते हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर होते हैं, तो इनका इंक्रीज होने की वजह से H+ जो आयन वो एंटर करते हैं सेल्स के अंदर, एंड पोटेशियम क्या होता है, एक्सिट होता है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से भी आपका मस्कुलर अरिथमियास वगैरह हो सकता है। कुछ आपका ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रेब्डोमाइलोसिस सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। कुछ आपकी मेडिकेशन आती हैं, भाई मेडिकेशन जैसे मैंने बताया कि मेडिकेशन भी आपका अफेक्ट करती है ना, तो पोटेशियम स्पेरिंग आपकी जो डायबिटिक आती है वो भी आपको अफेक्ट करती है। और दूसरी जो मेडिकेशन आती है आपका स्पाइरोनोलैक्टोन, तो वो भी मेडिकेशन आपकी जो किडनी का जो रोल है, फंक्शन है, उसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अगला आपका ACE इनहिबिटर्स कुछ आपके ACE इनहिबिटर्स होती हैं मेडिकेशन, वो भी अफेक्ट करती है। आपकी बीटा ब्लॉकर्स आती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को करती हैं मेंटेन, तो उसकी वजह से हो सकता है। हेपेरिन की वजह से हो सकता है। साइक्लोस्पोरिन मेडिकेशन है, उसको भी कंज्यूम करने की वजह से, इनटेक करने की वजह से आपको हो सकता है। सो ये तो हो गई कॉजेस की बात। अभी अगला हम देखेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि क्या क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साइन सिम्टम आपको क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम आपका, ये डिपेंड करता है कि आपका जो डिसीज की कंडीशन है वो किस प्रकार की है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है एज पर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। भाई सेम मतलब आपको सभी पेशेंट में नहीं मिलेंगे, वेराइटी ऑफ सिम्टम आपको देखने को मिल जाते हैं एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो प्राइमरली जो अफेक्ट करता है, किसको करता है, आपका न्यूरोमस्कुलर को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो अफेक्ट करती है। तो ज़्यादातर आपको साइन देखने को मिलेंगे कि हमने देखा कि मसल्स का, पेस का रोल होता है आपकी स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका न्यूरोमस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जब भी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है, आप उस वहाँ पर एनालाइज करते हैं उसका, तो आपको क्या क्या मिलेगा, कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होना। कार्डियक अरिथमियास आपको मिल जाएगा, एग्जांपल आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जब आप ECG में देखेंगे तो वहाँ पर आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिल जाएगा। मॉनिटर पर भी जब आप लगाएंगे तो आपको ये, इससे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि पर्सन को पोटेशियम आपका एक्सेस हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका ECG में आपको चेंजेस मिलेगा। अब ECG में हमने ECG के बारे में, हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था, तो जो T वेव है ना, T वेव है, उसमें क्या होगा, अर्ली साइन, अर्ली यदि स्टेज पर है तो T वेव आपकी एलिवेटेड आएगी, T वेव आपकी मोर फ्लैट आएगी,
और मोर बाई 10 आएगी। अब जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो भी बाई 10 आएगा। यूजुअली जो होता है कि वो 1 बॉक्स के अंदर आपका 1 या नॉट 1 2.5 बॉक्सेस के अंदर, स्मॉल बॉक्सेस के अंदर वो फिट हो जाना चाहिए ना, सॉरी लार्ज बॉक्स के अंदर। अब यदि उससे ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि एबनॉर्मल है, आपको पोटेशियम का एक्सेस हुआ है। अब जो आपका PR इंटरवल होता है, P से R के बीच का जो इंटरवल है वो भी आपका प्रोलॉन्ग होगा, तो इवेंचुअली ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है और आपको इस एस स्टॉल देखने को मिलेगा। अब न्यूरोमस्कुलर में क्या होगा, ये तो हो गया भाई कार्डियक की बात। जब आप ECG करेंगे तो आप इस तरीके के सिम्टम फाइंड आउट करेंगे। पेशेंट भी आपको बोलेगा कि चेस्ट पेन हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। अब न्यूरो में आप क्या चेक करेंगे, तो न्यूरो में आपको क्या होगा, मसल्स में वीकनेस देखने को मिल जाएगी। मसल्स में पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि मसल वीकनेस हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, फटिग हो रहा है, राइट। पेरिस्थेसिया, पेरिस्थेसिया मीन्स होता है नमनेस एंड टिंगलिंग होना, सुन्नपन होना, वहाँ पर नमनेस होना ना, दिस इज द पेरिस्थेसिया। पैरालिसिस इन सीवियर केस में, इन केस यदि सीवियर केस है तो फिर पैरालिसिस भी हो सकता है। इट रेयरली होता है बट हो सकता है इन केस यदि कोई सीवियर केसेस का पेशेंट है तो। बोलिए यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल तो इसमें क्या क्या होगा, देखो नोसिया वोमिटिंग तो इसमें कॉमनली आ जाएगा, नोसिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, तो ये सिम्टम इसमें आपके इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर हमने सिस्टम वाइज देख लिया कि भाई किस किस को अफेक्ट कर रहा है, आपके GI को अफेक्ट कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर को अफेक्ट कर रहा है और कार्डियोवैस्कुलर को भी ये अफेक्ट कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि अब हम इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन करना है, पेशेंट का इंटरव्यू मेथड से उसकी जितनी भी हिस्ट्री है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, उसको साइन एंड सिम्टम क्या है वो सारे आपको कलेक्ट करना है। इसके अलावा यदि हम बात करें कुछ ब्लड टेस्ट की, तो ब्लड टेस्ट में आप इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइट में आपका जो मेन फोकस है, आपको सीरम पोटेशियम को लेवल को देखना है। यदि आपका मोर देन 5 के अबव आ रहा है, एलिवेटेड आ रहा है मिली एक्विवेलेंट पर लीटर 5 के, तो ये आपको पोटेशियम आपका लेवल जो है वो एक्सेस हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है ना, हो गई, राइट। अब ECG जब आप चेक करेंगे तो ECG में क्या कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया T-वेव के बारे में, जो कि नो मोर बाई 10 आएगी। PQR इंटरवल है वो आपका प्रोलॉन्ग होगा, QR इंटरवल, तो ये आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपका फ्लैटन देखने को मिलेगा। और जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, तो मैंने बताया कि एक क्रॉनिक रीनल डिसीज है या एक्यूट रीनल डिसीज है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एड्रिनल इनसफिशियंसी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक टेस्ट आप कराएंगे RFT टेस्ट मीन्स रीनल फंक्शन टेस्ट, और BUN टेस्ट। BUN क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसमें आप क्रिएटिन लेवल चेक करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंस होता है आपके बॉडी के लिए। तो क्रिएटिन लेवल, तो ये जो टेस्ट आप फाइंड आउट करेंगे तो इनमें भी आपको एलिवेटेड देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली है इंडिकेट करता है कि आपको ये इंक्रीज हो सकता है। अब नेक्स्ट आपका आर्टेरियल ABG जब आप करेंगे तो इसमें आप क्या आप असेस करेंगे एसिडोसिस। पेशेंट जो आपका रहेगा वहाँ पर वो एसिडोसिस में रहेगा, इवन उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी यदि वो एसिडोसिस में है, उसका pH ज़्यादा आ रहा है, बाइकार्बोनेट लेवल ज़्यादा आ रहा है, H+ आयन ज़्यादा है, सोडियम पोटेशियम ज़्यादा है, तो उसी ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी। इसके अलावा ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट भी हम कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराना है। तो 2 टेस्ट तो हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला आपका CBC, दूसरा आ जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपको रूटीनली अल्टरनेटिव करना ही होता है। पेशेंट इनकेस ICU में है तो आपको करना ही करना है, बिकॉज ऑफ उसकी प्रोग्रेस भी हमको चेक करनी होती है, कि भाई उसका रिव्यू करना होता है, प्रोग्रेस ट्रैक करना होता है कितना हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आपका यूरिन लेवल। अब यूरिन लेवल जब आप चेक करेंगे तो डिटरमाइन रीनल पोटेशियम एक्सर्शन, राइट। तो यूरिन उसका इनटेक आउटपुट कितना आ रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीनल में पोटेशियम का एक्सर्शन तो नहीं हो रहा, वो भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द कुछ टेस्ट थे जिसके बारे में हमने बात किया डायग्नोस्टिक के बारे में। अब हम देखेंगे जब हम फाइनली डायग्नोस कर लेते हैं तो फिर हम उसे मैनेज करते हैं। ऑलराइट, अब हमें पता चल गया, हमने डायग्नोसिस फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम इसे मैनेज करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम जो भी मेडिसिन वगैरह है, फार्मास्यूटिकल है, उसको हम मैनेज करते हैं।
तो फर्स्ट क्या आपका स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन। अब जो कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन आता है, इंट्रोड्यूस करेंगे हम आईवी को, और कैल्शियम क्लोराइड टू प्रिवेंट अरिथमियास। अब अरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट फर्स्ट चॉइस आपकी ड्रग आती है, सेकंड आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो ये दो इंजेक्शन आपके मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं आईसीयू में, हॉस्पिटल सेटअप में। सेकंड आपका शिफ्ट पोटेशियम इनटू सेल्स। अब क्या है कि इंसुलिन विथ, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन विथ ग्लूकोज, इंसुलिन विथ ग्लूकोज का ड्रिप देना होता है, जो कि आपके ड्राइव करता है आपके सोडियम को इनटू द सेल्स में, जो कि आपका ऑलरेडी शिफ्ट हो गया था। तो ये हम पहले पेशेंट का फाइंड आउट करते हैं कि उसको किस चीज़ की नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। ये बेसिक है पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपका सोडियम और पोटेशियम बोथ, राइट। सो सोडियम बाइकार्बोनेट स्पेशली इन एसिडोसिस, इनकेस पेशेंट आपका एसिडोसिस के केस में, जब आपने एबीजी कराया और एसिडोसिस के केस में, तो उसको काउंटर करने के लिए उसको तो हम क्या करते हैं, वापस से हम उसे सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, जिससे कि जो H+ आयन हाइड्रोजन है वो रिड्यूस होते हैं, ऑलराइट। और ये भी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना होता है, इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बीटा एंटागोनिस्ट। बीटा एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है जो आपका एग्जांपल आपका एल्ब्यूट्रॉल, जो मेडिसिन आपको पेशेंट को देनी होती है। इसके अलावा थर्ड जो हमारा मैनेजमेंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिमूव पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी। अब पोटेशियम को क्या करना, बॉडी से रिमूव करना, जो कि आपके ब्लड के अंदर है, तो उसको यूरिन के थ्रू हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगी, ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, और ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो यूरिन के थ्रू पोटेशियम आपका रिलीज हो जाएगा। सो दिस मेडिकेशन डायूरेटिक, ऐसी मेडिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक। इसमें आपकी लूप डायूरेटिक आ जाती है, और जिसका नाम है थाइजेट और फ्रूसेमाइड लैसिक्स, आपने जनरली नाम सुना होगा। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में सही यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका कीजेलेट, जो क्या होता है आपका सोडियम पॉलीस्ट्रीन और सल्फोनेट। इसमें किस किस के कॉम्बिनेशन होता है, सोडियम पॉलीस्ट्रीन और सल्फोनेट, जिसका भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेट्रियोमर्स और सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसेलिकेट। इसका रेयरली यूज होता है पर कभी कभी हम इसका यूज कर सकते हैं। डायलिसिस, इन केस यदि सीवियर केस में क्रोनिक रीनल फेल्यूर है तो आपको वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक आपको डायलिसिस भी करना पड़ेगा। तो एज पर पेशेंट की कंडीशन हम उसको मैनेज करते हैं, बट दिस आर द कॉमन मैनेजमेंट जो कि हम फॉलो करते हैं अक्सर। नेक्स्ट आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। अब ऐसा नर्स आपका क्या रोल होगा, आप क्या क्या मॉनिटर करेंगे, इस तरीके का आपके पास केस आता है, पेशेंट आता है। तो फर्स्ट यू हैव टू मॉनिटर सीरम, आपको सीरम पोटेशियम को मॉनिटर करना है। ईसीजी आपको कंटिन्यूसली ट्वाइस अ डे या जैसा भी आपको एडवाइस किया फिजिशियन ने उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। वाइटल साइन आपको चेक करना है, मसल्स वीकनेस का साइन आपको चेक करना है, पेशेंट का फटीग चेक करना है, न्यूरोमस्कुलर एंड वोबल कोई इसकी हैबिट्स वगैरह क्या है उनको आपको ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है, स्पेशली इनटेक और आउटपुट। यदि रीनल का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें पोटेशियम का पार्टिकल्स तो नहीं है, एक्सक्रेट तो नहीं हो रहा है, वो आपको चेक करना है। पर्टिकुलर इन पेशेंट विथ रीनल इम्पेयरमेंट, रीनल इम्पेयरमेंट का यदि केस है तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तो एज पर सिम्टम, एज पर कंडीशन जो उससे एसोसिएटेड है उसके अकॉर्डिंग हम उसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरवेंशन। अब आप क्या इंटरवेंट करेंगे, राइट। तो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हम जनरली प्रेफर करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, वॉट एवर जो प्रिस्क्राइब है वो सारी मेडिसिन आपको देना ही देना है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है, जैसे जनरली हम इंसुलिन विथ ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट है जिसका हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। एज वेल हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं अबाउट पोटेशियम रिच फूड एंड ड्रग को अवॉइड करने के लिए, ऐसे फूड, ऐसे ड्रग, ऐसे मेडिकेशन जिनमें पोटेशियम का अमाउंट रिच है। आईपी को हम मेंटेन करते हैं। एक्सेस फॉर इमरजेंसी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हम उसको मेडिकेशन वगैरह दे रहे हैं उनको हम स्टॉप करते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसी मेडिकेशन जिनमें पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड। तो जो भी हम फ्लूइड देते हैं सभी में पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आपको सोडियम क्लोराइड ज़्यादा रहता है, नॉट पोटेशियम। तो हम उसे मैनेज करने के लिए एनकाउंटर मेडिकेशन देते हैं। प्रिपेयर फॉर द डायलिसिस, इफ ऑर्डर इन दी ऑर्डर है तो आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं डायलिसिस के लिए।
नेक्स्ट आपका रिपोर्ट एनी एबनॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग और मसल्स वीकनेस इमीडिएटली। इन केस ईसीजी में कोई भी एबनॉर्मलिटीज आपको फाइंडिंग लग रही है, मसल्स में आपका वीकनेस है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना है ताकि डॉक्टर्स उसे आपको ऑर्डर करें, वैसे आप उसे मैनेज कर पाएँ। पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, पेशेंट को टीच अबाउट द डाइट रिस्ट्रिक्शन, क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खाना है, लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करना है, लाइक अवॉइड बनानास हो गया, ऑरेंज हो गया, स्पाइनस हो गया एक्सेट्रा, जिनमें आपका पोटेशियम रिच होता है, ऐसे फ्रूट वेजिटेबल को अवॉइड करना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्लड टेस्ट, रेगुलर ब्लड टेस्ट कराने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों कराना चाहिए, स्पेशली आपका सीबीसी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो उनके बारे में उनको बताना। इंस्ट्रक्ट ऑन द मेडिकेशन कॉम्प्लेंस एंड साइड इफेक्ट, मेडिकेशन कैसे लेना है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उनके बारे में, फॉलो अप ट्रीटमेंट चेकअप के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट करना। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट दी पोटेशियम एक्सेस। पोटेशियम एक्सेस के बारे में देखा, सो लेट्स क्विकली सम अप, हम इसे क्विकली सम अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पोटेशियम एक्सेस क्या होता है। पोटेशियम एक्सेस आपका पोटेशियम का लेवल नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाना है, कितना होना, मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लेवल पर लीटर से इंक्रीज होना, ज़्यादा होना। पोटेशियम आपका एक वाइटल एलिमेंट होता है, वाइटल आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि आपकी मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, आपकी नर्व एक्टिविटी के लिए, मसल्स एक्टिविटी के लिए, कार्डियक स्केलेटल नर्व मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यदि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो ये सीवियर डिसीज आपको कॉज कर सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग फेटल कंडीशन आपको कॉज कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट अरिथमियास भी आपको ये कॉज कर सकता है। यदि आप इसे अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, इवन डेथ भी हो सकती है। ऑलराइट, तो इसके क्या क्या कॉजेस थे, हमने देखा कि डिक्रीज एक्सर्शन होना किडनी में, इसकी वजह से हो सकता था। इसके अलावा इंक्रीज पोटेशियम इंटेक की वजह से हो जाता है। यदि आपका पोटेशियम आपका शिफ्ट हो गया इंट्रासेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस हैं जो आप ले रहे हैं जिनमें कंटेंट ज़्यादा है, तो उस वजह से आपको हो सकता है ना। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम थे, जैसे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर में आपका ब्रेडिकार्डिया होना, कार्डियक अरिथमियास होना, ईसीजी में आपको चेंजेस देखने को मिलना, स्पेशली टी वेव में पीक्यूआर वाइट होना, लॉन्ग होना, प्रोलॉन्ग आपका पीक्यूआर कॉम्प्लेक्स होना, न्यूरोमस्कुलर में मसल्स वीकनेस होना, फटिग होना, पेरिस्थेसिया होना, पैरालिसिस होना, इनके सीवियर केसेस में जीआई में लूज मोशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। डायग्नोज करने के लिए क्या क्या टेस्ट हमने देखे थे यहाँ पर, ईसीजी करना, ब्लड टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट में आपका सीबीसी और स्पेशली फोकस करना इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट पर, रीनल फंक्शन टेस्ट पर और क्रिएटिन बीयूएन। राइट, और एसिडोसिस है तो एबीजीपी चेक करना, इसके अलावा ग्लूकोज और सोडियम इलेक्ट्रोलाइट। राइट, मेडिकल मैनेजमेंट आपका कार्डियक को मैनेज करना है, इनके डिसअरिथमिया सॉरी अरिथमियास है तो कैल्शियम ग्लूकोलेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज द चॉइस ऑफ ड्रग। उसके अलावा आपका इंसुलिन विथ ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके स्पेशली यदि एसिडोसिस है तो बीटा एंटागोनिस्ट और डायूरेटिक लूप और थाइसिड। ऑलराइट, एंड इन केस सीवियर केस है तो डायलिसिस। नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटर वाइटल साइन, मॉनिटर इनटेक आउटपुट and check the sign of weakness, fatigue, bowel habits and monitor all output and intake. Alright, so it's all about the potassium axis hyperkalemia. Alright, ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट regarding this topic, you can ask, you can leave your comment or you can ask me. alright, so आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।